नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग लवर के नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा अब शुरू होने वाली है, इसलिए यहाँ पूरे देश से श्रद्धालु पहुँचेंगे। तो इस वीडियो के जरिए मैं पूरी जानकारी दूंगा कि उत्तराखंड के 4 धामों में आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे और क्या सावधानियाँ बरतनी जरूरी है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में इस यात्रा का काफ़ी महत्व है। हर कोई जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा करना चाहता है। बदले हुए समय में अब यह धार्मिक के साथ साथ पूरी तरह से एडवेंचरफुल यात्राओं में भी 4 धाम की यात्रा की गिनती होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पौराणिक ज़माने में सिर्फ बुजुर्ग लोग इस यात्रा को करते थे, लेकिन अब युवाओं की टोली भी 4 धाम के लिए उतनी ही उत्सुक रहती है। तो सबसे पहले बताता हूँ इस यात्रा की शुरुआत कब होने वाली है। तो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की शुरुआत इस बार 22 अप्रैल से होने वाली है। तो इसकी शुरुआत के बाद हम कहाँ जाएंगे और यात्रा कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो इस साल 2023 में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसको लेकर अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्योंकि अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्री 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है और यह पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक माध्यम है कि गवर्नमेंट किसी भी विपरीत परिस्थिति में जब आपको रेस्क्यू करती है तो आपके बारे में पूरी जानकारी गवर्नमेंट के पास होती है। तो रजिस्ट्रेशन के जरिए आप 4 धाम यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और यह जो रजिस्ट्रेशन है वो उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। यह ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है और अगर आप वहां पहुंचते हैं तो भी कई स्पॉट पॉइंट बनाए गए हैं जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार 2023 में जो 4 धाम की यात्रा होने वाली है, तो उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड का दावा है कि करीब 13 लाख यात्री अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आता है। सभी के कपाट अलग अलग दिन खुलते हैं। सबसे पहले 22 अप्रैल को इस बार यमुनोत्री और गंगोत्री का कपाट खुलेगा। इसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ और सबसे अंत में 27 अप्रैल को बद्रीनाथ का कपाट खुल रहा है, जिसे बद्री विशाल भी बोलते हैं। आपके पास सही जानकारी और पुख्ता जानकारी मैं पहुंचाऊं, इसलिए आज मैं अपने सामने लैपटॉप भी रख लिया हूं कि लैपटॉप के जरिए जो डिटेल है उसको सही तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। तो अगला जो है कि पारंपरिक तौर से 4 धाम यात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ मानी जाती है, यानी इस यात्रा की शुरुआत यात्री यमुनोत्री से करते हैं। 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव या कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत यमुनोत्री से ही होती है। इसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और सबसे अंत में बद्रीनाथ, जिसे बद्री विशाल बोलते हैं, वहाँ की यात्रा की जाती है। ये 4 धाम की जो यात्रा है, यह अगर हम किलोमीटर में मानते हैं तो ये जो चारों धाम है उत्तराखंड के, यह 1607 किलोमीटर की पूरी यात्रा होती है। और इस यात्रा को पूरी करने में आपको 12 से 15 दिन लग सकते हैं। इतने दिनों में आप आराम से 1-2 दिन
कहीं बीच में रेस्ट करके अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केदारनाथ की यात्रा के दौरान आपको पैदल करीब 10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस वजह से रेस्ट लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें। तो इसकी शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से मानी जाती है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान के बाद लोग यात्रा की शुरुआत मानते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने सबसे बेहतरीन पॉइंट दिल्ली को चुना है। दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश से यह कनेक्टेड है। तो आप या तो फ्लाइट से, या तो रेलवे से, या तो फिर सड़क मार्ग से आना चाहें तो आप दिल्ली आ सकते हैं और यहाँ से आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं और ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। फिर हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान करने के बाद आप अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमुनोत्री की, क्योंकि उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे पहले यमुनोत्री की ही यात्रा की जाती है। तो यमुनोत्री जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल का सबसे पश्चिमी मंदिर इसे माना जाता है। यमुनोत्री में नदी यमुना का उद्गम स्थल है। यहीं से यमुना नदी निकलती है। यह देवी यमुना मंदिर और जानकी चट्टी के पवित्र झरनों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यमुना मंदिर का जो निर्माण है वो टिहरी गढ़वाल के राजा महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। अगर आप यमुनोत्री दर्शन के लिए आते हैं तो यमुनोत्री के अलावा यहाँ यमुनोत्री मंदिर, सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, दिव्यशिला, हनुमान चट्टी और खरसाली जैसी जगहें हैं जिसकी भी आप यात्रा कर सकते हैं और आसपास घूम सकते हैं इन जगहों पर। इसके बाद नंबर आता है गंगोत्री की। तो गंगोत्री उत्तरकाशी में समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर है और यह देश की सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी गंगा का उद्गम स्थल है, जहां लोग स्नान करने के बाद दर्शन करते हैं। गंगोत्री अगर आप दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ भोजबासा, गंगनानी, केदारताल, गौमुख, गंगोत्री मंदिर, भैरव घाटी, जलमग्न शिवलिंग और तपोवन भी घूम सकते हैं। इन जगहों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप गंगोत्री की यात्रा करते हैं। तो यमुनोत्री के बाद दोस्तों गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद नंबर आता है केदारनाथ का। केदारनाथ की यात्रा सबसे दुर्गम मानी जाती है क्योंकि यहाँ करीब 10 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद 4 धामों में से एक केदारनाथ भगवान भोलेनाथ का लोग दर्शन करते हैं। केदारनाथ सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उत्तराखंड का केदारनाथ। तो केदारनाथ समुद्र तल से करीब इसकी ऊंचाई 3584 मीटर है। यहाँ से मंदाकिनी नदी बहती है जो कि काफ़ी पवित्र मानी जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं तो यहीं पर गांधी सरोवर, फाटा, सोनप्रयाग, त्रियुगी नारायण मंदिर, चंद्रपुरी, कालीमठ, वासुकी ताल, शंकराचार्य समाधि और गौरी कुंड भी घूम सकते हैं और इन जगहों का भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के अंतिम धामों में से एक है बद्रीनाथ, जिसे लोग बद्री विशाल भी कहते हैं। बद्री विशाल सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। सनातन धर्म के 4 धामों में से जिसमें
बद्री विशाल, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका को कहा जाता है। तो उसमें पहला नंबर बद्रीनाथ को आता है, जिसे बद्री विशाल बोलते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 3123 मीटर है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है और यहाँ नारायण बसते हैं। बद्री नारायण अगर आप घूमने के लिए आते हैं दोस्तों, भगवान का दर्शन के लिए आते हैं, तो आप यहाँ पांडुकेश्वर, योग ध्यान बद्री मंदिर, माना गांव, संतोपथ झील, तप्त कुंड, नीलकंठ शिखर, चरण पादुका, माता मूर्ति मंदिर, नारद कुंड, भीम पुल, गणेश गुफा, ब्रह्म कोपाल, शेष नेत्र, व्यास गुफा का भी दर्शन कर सकते हैं। इन जगहों पर भी आप घूम सकते हैं। अब है कि जिन्हें 4 धाम की यात्रा एक साथ करनी है, उनके पास क्या ऑप्शन है, वो कैसे एक साथ करेंगे। तो इसके लिए आप हरिद्वार से बडकोट, यमुनोत्री, उत्तर कोसी से होते हुए गंगोत्री पहुंच सकते हैं। इसके बाद गंगोत्री से गुप्त काशी के रास्ते आप केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म में पहले बुजुर्ग ही उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा ज़्यादा करते थे। तो बुजुर्गों के लिए यह यात्रा काफ़ी मुश्किल भी मानी जाती है। इस वजह से उनके लिए कई तरह की फैसिलिटी भी यहाँ दी जाती है। बुजुर्गों के लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू की फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की भी सुविधा यहाँ बुजुर्गों को दी जाती है, या कोई भी अगर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना चाहे तो वहाँ हेलीपैड की फैसिलिटी दी गई है और वहाँ लोग जाते हैं। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से पहुंचना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कई निजी कंपनियां वहाँ हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी देती है। और 4 धाम की यात्रा के लिए एक और सजेशन ट्रैवलिंग लवर की ओर से आप लोगों को है कि इस यात्रा के दौरान कुछ दवाइयाँ आप अपने पास ज़रूर रख लें। सबसे पहले अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो आप रोज़मर्रा जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उनको रख लें। इसके साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द की दवा रखें। बाम, पेन रिलीफ स्प्रे भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ कपूर रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और कपूर सूंघने से, कपूर पास में रखने से इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। या फिर आप अपने साथ छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रख सकते हैं। इससे आपको केदारनाथ और 4 धाम की यात्रा में काफ़ी सहूलियत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर ठंडक रहती है और ख़ासकर 4 धाम यात्रा के दौरान जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ, ये काफ़ी हाइट पर है, तो यहाँ भी ठंडक होती है। तो आप गर्म कपड़े लेना तो कभी न भूलें। और आप बहुत ज़्यादा सामान भी कैरी न करें। अगर आप कार से जा रहे हैं तो ट्रॉली बैग लेकर जाएं। अगर बस या टैक्सी से घूमने निकले हैं तो ट्रॉली बैग ले जाने से आप बचें। आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग लवर आपको ये सजेशन देता है कि आप बैकपैक रख सकते हैं। बैकपैक में ज़रूरत के जो तत्काल सामान है उसको आप रख लें और पीठ पर जो है उसे वो टांग लें। इससे काफ़ी सहूलियत होती है यात्रा के दौरान, और ख़ासकर पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान। अब है कि 4 धाम यात्रा के दौरान रुकने की क्या व्यवस्था हो सकती है। तो सभी धामों में मंदिर के बाहर आश्रम, लॉज के अलावा होटल और धर्मशालाएं भी हैं, लेकिन
चार धाम यात्रा के दौरान यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस बार करीब 13 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो इस वजह से यात्रा शुरू करने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा लेना सबसे बेस्ट होता है कि आप पहले से ही जिस होटल में आप रहना चाह रहे हैं, जिस लॉज में रहना चाह रहे हैं, यानी अपने बजट के अनुसार आप पहले से ही बुकिंग करवा कर रख ले। इससे आपकी यात्रा काफ़ी अच्छी होगी और परेशानी कम होगी। इसके अलावा एक और फैसिलिटी है, कई जगहों पर चार धाम यात्रा के दौरान आपको टेंट की भी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप टेंट में रहना चाहते हैं तो वहाँ भी रह सकते हैं, वहाँ का प्राइस जो है वो कम होता है, तो आपके बजट में ये फैसिलिटी आप उठा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों चार धाम की यात्रा इस बार 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो आप भी खुद चार धाम की यात्रा पर निकलें और अपने परिवार के साथ भी चार धाम की यात्रा कर सकते हैं और भगवान का दर्शन करें। और ट्रैवलिंग लवर यही कहेगा, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ आप अपने साथ दवाइयाँ ज़रूर रख लें, गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। इसके अलावा जो कुछ इतना सामान ज़्यादा न रखें जिससे आपको बाद में दिक्कत होने लगे। कई जगह पर आपको नेटवर्क वगैरह की भी समस्या होती है, तो अपने परिजनों का नंबर या आप जहां ठहरे हुए हैं उनका नंबर अपने एक कागज़ पर लिखकर अपने पॉकेट में रख लें। तो इस तरह से दोस्तों चार धाम की यात्रा के लिए ट्रैवलिंग लवर आप सभी को शुभकामनाएं देता है और कोशिश करेगा कि जो 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होने वाली है उसके पहले भी आपको एक वीडियो के जरिए वहाँ की क्या स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत कराए। तब तक के लिए आप ट्रैवलिंग लवर ज़रूर देखते रहिए और किसी तरह का फीडबैक देना हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए।